विद्याधर सिंह एजुकेशनल कॉलेज में आप सभी का स्वागत है। आज की सोशल साइंस की क्लास में आपसे बात होगी लौह युग एवं सिंधु घाटी सभ्यता की। यहाँ पे अगर बात की जाए सिंधु घाटी सभ्यता की तो इसका नाम कहीं ना कहीं आप सभी ने सुना होगा। चूँकि आप लोग सभी लोग ग्रेजुएट हैं और ग्रेजुएशन के बाद ही आपने डीएलएड में एडमिशन लिया है तो हिस्ट्री से थोड़ा बहुत परिचित होंगे। और ये टॉपिक आपने भले ही ना पढ़ा हो लेकिन सुना ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सिंधु घाटी सभ्यता बहुत पॉपुलर टॉपिक है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक ऐसा टॉपिक है कि ये टॉपिक केवल आपकी डीएलएड में ही नहीं, ये भारत में होने वाली हर एक परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे वो आईएएस हो, पीसीएस हो, आपका बीपीएससी हो, टीचिंग एग्ज़ाम हो, कोई भी पेपर होगा, अगर कंपटीशन का एग्ज़ाम है तो सिंधु घाटी सभ्यता आपके टॉपिक में शामिल जरूर रहेगी, आपके सिलेबस में शामिल जरूर रहेगी। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले एक छोटा सा टॉपिक है लौह युग, आयरन एज, इसके बारे में हम समझेंगे। और हमने अभी तक क्या समझा था उसको ज़रा थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं। हमने अभी तक जो टॉपिक पढ़ा था तो पहला तो टॉपिक था इतिहास के स्रोत। पहला जो चैप्टर हमारा था उसको हमने देख लिया था कि भाई इतिहास कौन कौन से सोर्स से लिखा गया है। उसके बाद हमने अभी जो तत्काल में पिछला जो टॉपिक पढ़ा था वो था पाषाण काल। पाषाण काल यानी पत्थर का युग, पाषाण काल के बारे में हमने पढ़ा था। और इसी के साथ साथ हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था ताम्र पाषाण काल। पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल, ये दो टॉपिक हमने इस चैप्टर में पढ़े थे। हमने देखा था कि पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया था। एक था यहाँ पर पुरा पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, दूसरा था आपका मध्य पाषाण काल और तीसरा था आपका नव पाषाण काल। इसमें आपने देखा था कि इंसान जो है पुरा पाषाण काल की सबसे प्रमुख खोज थी आग। पुरा पाषाण काल में इंसान आग से परिचित हो चुका था, तो सबसे प्रमुख खोज में हम आग को रखेंगे पुरा पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में वो जानवरों को पालतू बनाना सीख गया था, कुत्ते को उसने पालतू बनाया था, थोड़ा बड़ा वो खाद्य संग्राहक भी बन चुका था। और नव पाषाण काल में प्रमुख रूप से उसने खेती करना सीख लिया था अच्छे से, वो जानवरों को अच्छे से पालतू बनाने लगा था, जानवर पालतू रख लिए थे उसने। इसके अलावा प्रमुख जो है वह पहिए का आविष्कार उसने कर लिया था, पहिया, नव पाषाण काल में। इसके अलावा पुरा पाषाण काल में पत्थर के औजार बनाता था, नुकीले नहीं होते थे। मध्य पाषाण काल में थोड़े नुकीले हुए और नव पाषाण काल में नुकीले हो गए वो। ताम्र पाषाण काल में क्या था कि पत्थर के साथ साथ वो तांबे का भी प्रयोग करने लगा था। क्या करने लगा था? तांबे का भी प्रयोग करने लगा था। इतना हमने समझ लिया था। अब आज के टॉपिक को हम शुरू करते हैं लौह युग, आयरन एज से। आयरन एज की अगर बात की जाए, लौह युग किसे कहते हैं? तो लौह युग उस काल को कहते हैं जिसमें मनुष्य ने लोहे का उपयोग किया। भाई जैसे ताम्र पाषाण काल जहाँ पर तांबा और पत्थर का प्रयोग किया, पाषाण काल जहाँ पत्थर का प्रयोग किया, तो लौह युग जहाँ पर आयरन का यूज किया उसने पहली बार। इतिहास में यह युग पाषाण युग और कांस्य युग के बाद का काल है। यानी कि सबसे पहले पत्थर का प्रयोग करता था मनुष्य, फिर उसने कांसे का किया और कांसे के बाद वो लोहे पर आया। पाषाण युग में मनुष्य की किसी भी धातु का खनन कर पाने की असमर्थता थी, यानी कि ज़मीन के नीचे से वो धातुएं नहीं निकाल पाता था। कांस्य युग में लोहे की खोज नहीं हो पाई थी। ताम्र कांस्य युग के पश्चात लौह युग का आरंभ हुआ। लौह युग का आरंभ पूरे देश अर्थात उत्तर और दक्षिण भारत में एक साथ नहीं हुआ है, अलग अलग हुआ। जहाँ उत्तर भारत में ताम्र पाषाण काल के तुरंत बाद लोहे का उपयोग आरंभ हो गया, वहीं दक्षिण भारत में उत्तर पाषाण काल के पश्चात लोहे का प्रयोग आरंभ हुआ। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 1000 ईसा पूर्व आरंभ हुआ था। इसको आप याद रखेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप, उपमहाद्वीप का मतलब होता है भारत के आसपास के देशों को भी जोड़ लो, जिसमें नेपाल आ जाएगा, जिसमें आपका भूटान आ जाएगा, म्यांमार आ जाएगा, पाकिस्तान भी ले लो, इसको शामिल कर लो, ये सब भारतीय उपमहाद्वीप है। तो इसमें 1000 ईसा पूर्व में पहली बार इंसान ने लोहे का प्रयोग किया होगा। और भारत में पामीर के पठार होते हुए महाराष्ट्र में इसका विकास देखा गया। ठीक है, पामीर के पठार और महाराष्ट्र, पामीर का पठार ऊपर की तरफ है, अब तो भारत में नहीं है लेकिन पहले भारत में था। कालांतर में मध्य प्रदेश होते हुए लोग बंगाल की ओर चले गए। लोहे की खोज एवं प्रयोग से इस युग के मनुष्य के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आया। नए नए राज्यों का उदय हुआ, सभ्यता एवं संस्कृति का विकास हुआ, नए नगरों का उदय हुआ, कलात्मक विकास हुआ। लोहे का खोज होने से, लोहे के प्रयोग से संभव हो पाया। इस युग की विशेषता है कि इसमें मनुष्य ने विभिन्न भाषाओं की वर्णमालाओं का विकास किया। अगर आपसे पूछा जाए
कि लौह युग की प्रमुख विशेषता क्या है, तो पहला तो लोहे का प्रयोग, दूसरा भाषाओं की वर्णमालाओं का विकास भी किया गया, जिसकी मदद से उस काल में साहित्य इतिहास लिखे जा सके। संस्कृत और चीनी भाषाओं का साहित्य इस काल में फला फूला। ऋग्वेद और आवेस्ताई गाथाएं इस काल में लिखी गईं, ठीक है, लौह युग में। तो यहाँ पर ऋग्वेद और आवेस्ताई गाथाएं लिखी गई। इस युग में कृषि, धार्मिक विश्वासों और कला शैलियों का अधिक परिवर्तन हुआ। देखिए, लोहा जब आएगा आपके हाथ में, इंसान के हाथ में, अभी तक वो लोहे के बारे में नहीं जानता था, पत्थर के बारे में जानता था, तांबे के बारे में जानता था। तांबा उतना कठोर नहीं जितना लोहा है, लोहा बहुत कठोर है। और लोहे से कुल्हाड़ी बनाई जा सकती है, जिससे आसानी से पेड़ काटे जा सकते हैं। लोहे से भाला बनाया जा सकता है, जिससे आसानी से शिकार किया जा सकता है। लोहे से धनुष बाण बनाया जा सकता है, जिससे आसानी से दूर से ही शिकार किया जा सकता है। लोहे का प्रयोग करके एक मजबूत बिल्डिंग बनाई जा सकती है। लोहे का प्रयोग करके तलवार बनाई जा सकती है। तो यानी कि लोहा जब हाथ में आया तो यहाँ पर सभ्यता का विकास बहुत तेज़ी से हुआ। आज भी अगर आपको ये देखना है कि कोई देश कितनी तेज़ी से तरक्की कर रहा है, तो उसका पैमाना है कि ये देख लीजिए उसमें लोहे का कंजप्शन कितना है। अगर लोहा ज़्यादा मात्रा में उपभोग हो रहा है, लोहे का कंजप्शन ज़्यादा है, तो आप समझ लीजिए कि वो देश बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। क्योंकि लोहा कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि उसको आप खा गए, उसको आपने शरबत बना के पी लिया, ऐसा तो नहीं। अगर लोहे का प्रयोग हुआ है तो कुछ ना कुछ बना ज़रूर होगा। जैसे क्या बताइए, कोई ऐसा पुल है जो बिना लोहे के प्रयोग के बन जाए? कोई पुल, कोई ब्रिज ऐसा आपने देखा हो जिसमें लोहे का प्रयोग ना हुआ हो? आज के समय में ऐसा कोई पुल नहीं। कोई ऐसी बिल्डिंग, कोई ऐसा भवन, कोई ऐसी इमारत, सरकारी, प्राइवेट, जिसमें लोहे का प्रयोग ना हुआ हो, नहीं देखने को मिलेगी। कोई ऐसी सड़क, सड़क भी बिना लोहे के नहीं बनती। आप तो कहेंगे सड़क तो डामर से बनती है, तो सड़क पे ब्रिज तो बनाना पड़ेगा ना, पुल पुलिया, तो उसका किनारा वहाँ भी लोहा चाहिए। आपको कार बनानी हो, बिना लोहे के कार नहीं बन पाएगी। बाइक नहीं बन पाएगी बिना लोहे के। यानी कि जितना ज़्यादा लोहे का कंजप्शन, उतना ज़्यादा डेवलपमेंट की तरफ बढ़ता हुआ देश। जितना ज़्यादा लोहा, अब अपने घर में ही देख लीजिए, आपने पिछले 5 सालों में कितना लोहा प्रयोग किया, कितना लोहा आपने खरीदा। तो आपने कहा पिछले 5 सालों में हमने खरीदा 500 कुंटल लोहा, जिसमें से 20 कुंटल की कार खरीदी, 2 कुंटल की बाइक खरीदी, हमने सरिया खरीदी, रॉड, जिससे हमने घर बनवाया। तो जितना ज़्यादा लोहा प्रयोग होगा उतना ज़्यादा विकास होगा। लोहा विकास का प्रतीक होता है। समझ में आ गया? लोहा युग कब आया? तो कांसे के बाद आया, उत्तर और दक्षिण भारत में एक साथ नहीं आया। अब आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पर, नदी घाटी सभ्यताएं, रिवर वैली सिविलाइजेशन। नदी घाटी सभ्यताओं की जब हम बात करेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं? रिवर वैली सिविलाइजेशन इसको हम बोलते हैं। नदी घाटी का मतलब क्या होता है? वही जैसे हम अगर बात करें बिहार की ही बात कर लें अगर, तो आप देखिए ज़रा, बताइए हमको कि जो आपका राज्य है बिहार, बिहार ऐसे लिखा जाता है कि ऐसे लिखा जाता है? ठीक है, तो आपका जो राज्य है बिहार, ये नदी घाटी में ही तो बसा हुआ है, नदी के किनारे तो बसा हुआ है। बिहार जो है प्रमुख रूप से गंगा का मैदान है, गंगा का मैदान। अब आप कहेंगे बिहार में तो बहुत सारी नदियाँ हैं, तो इसको गंगा का मैदान क्यों बोल रहे हैं? तो भाई जो भी नदियाँ हैं सब गंगा की सहायक हैं। जैसे अगर देखा जाए बिहार की नदियों को, तो बिहार में कोसी नदी है, बिहार में गंडक नदी है, बिहार में बागमती नदी है, ठीक है, बिहार में सोन नदी है, बिहार में पुनपुन नदी है। तो बिहार में ये जो नदियाँ हैं ये जाती कहाँ हैं? ये कहीं ना कहीं गंगा में जाके मिल जाती हैं। जैसे कि हम सोन नदी की बात करें तो पटना के पास ही गंगा मिलती, पुनपुन की बात करें ये भी वही मिल जाती है, गंडक नदी की बात करें ये भी गंगा मिल जाती, कोसी नदी की बात करें तो कुर्सेला में ये भी गंगा में मिल जाती है। तो यहाँ पर क्या है कि बिहार जो है गंगा के मैदान में बसा हुआ एक राज्य है। इसी प्रकार से पुराने समय में क्या होता होगा कि लोग सामान्यतः नदियों के किनारे रहना पसंद करते होंगे। उसके पीछे का रीज़न है वहाँ पानी उपलब्ध होगा, उपजाऊ भूमि होगी, खेतीबाड़ी अच्छी होगी और आराम से वहाँ पर हरियाली होगी, तो इंसान रह पाएगा। तो इसीलिए नदियों के आसपास जो सभ्यताएं विकसित हुई, उन्हीं सभ्यताओं को हम नदी घाटी सभ्यता कहते हैं। जैसे कि सिंधु नदी के आसपास जो सभ्यता विकसित हुई उसे हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। मेसोपोटामिया, दजला और फरात नदी, मेसोपोटामिया कहाँ पर? दजला और फरात, ये ईरान इराक की नदियाँ हैं। वहाँ पर इन नदियों के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है। नील नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई वो मिस्र की सभ्यता है। और यहाँ पे अगर बात की जाए चीन की, तो चीन में होंगो नदी के किनारे जो सभ्यता विकसित हुई उसे हम चीन की सभ्यता कहते हैं। तो इसमें मेसोपोटामिया इराक ईरान की है, ये भारत से बाहर,
मिस्र आप जानते हैं भारत से बाहर, चीन भारत से बाहर। सबसे इम्पोर्टेंट है, हालांकि पढ़ेंगे हम इन तीनों को भी, लेकिन जो हमारे भारत में है, भारत में जो विकसित हुई वो है सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले हम इसी को पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात की जाए तो इसके बारे में हमें कैसे पता चला। हुआ क्या कि हम लोग आज भी, जो हम भारतीय लोग हैं, चाहे आप हों चाहे हम हों, कोई अलग नहीं, हम सबके विचार एक ही जैसे हैं। आजकल हम लोग क्या खोजते हैं, हम लोग खोजते हैं कौन सी मस्जिद के नीचे कहाँ मंदिर मिलेगा, कौन से मंदिर के नीचे मस्जिद मिलेगी, कहाँ बौद्ध मठ मिलेगा, या फिर हम खोजते हैं कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, या फिर हम खोजते हैं कौन हमारी जाति का नेता है। हम इन्हीं सब चीज़ों में उलझे हुए हैं। हमारा जो दिमाग है वो विकसित नहीं है, हम उन चीज़ों की तरफ नहीं जा रहे हैं जो हमें आगे बढ़ा सकते हैं। सोचिए, आज से 100 साल पहले अंग्रेज़ लोग जो है जब भारत में रहते थे तो उस समय उनका दिमाग इन सब चीज़ों पे जाता था कि आखिर में यहाँ पे टीला है तो इस टीले के नीचे कुछ है तो नहीं, यहाँ पे इस तरह की संरचना इसके नीचे कुछ है तो नहीं। तो ऐसे ही क्या है कि अंग्रेज़ जो है घूमते घूमते पहुँच गए कहाँ पर, एक एरिया, एक टीला उन्हें देखने को मिला, और उस टीले की जब खोज की गई, जब रिसर्च किया गया तो पता चला कि वो वहाँ पर एक पूरी की पूरी सभ्यता दफन है ज़मीन के नीचे। अब वो सभ्यता कैसे दफन हो गई, बताया गया किताबों में बाढ़ आ गई होगी। सिंधु घाटी सभ्यता यानी सिंधु नदी के आसपास जो शहर थे, उसमें हड़प्पा था, उसमें जो है मोहनजोदड़ो था, उसमें राखीगढ़ी था, कालीबंगा था, बहुत सारे शहर थे। तो ये शहर नष्ट हो गए किसी कारण से, और इसका कारण बताया गया कि संभवतः वहाँ बाढ़ आ गई होगी या फिर कोई विदेशी आक्रमण हो गया होगा। तो ये शहर नष्ट हुए, तो नष्ट हुए, वहाँ टीला बना। और एक बार किसी ने घूमते हुए उस टीले को देखा कि वहाँ कुछ ईंटें पड़ी हुई हैं, कोई साक्ष्य पड़े हुए। तो वहाँ जब रिसर्च किया गया, वहाँ जब खुदाई की गई तो पता चला कि भैया यहाँ तो पूरी की पूरी एक सभ्यता का दफन हुआ, पूरा का पूरा शहर एक दफन है। तो उसी को हम सिंधु घाटी सभ्यता बोलते हैं। अब सिंधु नदी आज के समय में अधिकतर पाकिस्तान में बहती है, तो सिंधु घाटी सभ्यता के बहुत सारे स्थल ऐसे हैं जो पाकिस्तान में हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए सिंधु घाटी सभ्यता को, तो ये प्रमुख रूप से 2 देशों में फैली हुई सभ्यता है आज के हिसाब से। एक तो हमारा प्यारा भारत और दूसरा पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान, इन 2 देशों में फैली हुई ये सभ्यता है। चूँकि पाकिस्तान भी हमारा ही बेटा है, तो पहले ये भारत में ही पूरा था, बाद में ये पैदा हो गया तो थोड़ा सा अलग हो गया मामला। सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक है, और यह हड़प्पा सभ्यता, और इसको दूसरा नाम क्या दिया गया, हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा नाम है हड़प्पा सभ्यता। ये सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जानी जाती है। चूँकि जो सरस्वती नदी है ये, इसको घग्गर नदी भी बोलते हैं कुछ लोग, पता नहीं क्या मामला है इसका। सरस्वती नदी आप याद रखिएगा, सरस्वती नदी ये हरियाणा के क्षेत्र में बहती थी, हरियाणा राजस्थान। तो ये सभ्यता जो है सिंधु ऊपर हरियाणा में, जैसे राखीगढ़ी आपका हो गया, कालीबंगा राजस्थान में हो गया, ये सब सरस्वती के आसपास के हैं। तो सिंधु सरस्वती सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, सब एक ही का नाम है। इस अज्ञात सभ्यता की खोज का श्रेय राय बहादुर दयाराम साहनी को जाता है। ठीक है, राय बहादुर दयाराम साहनी, आपने कहा ये तो अंग्रेज़ नहीं, तो यहाँ पर राय बहादुर दयाराम साहनी जो है, इनको इसलिए जाता है क्योंकि उन्होंने ही पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निदेशक सर जॉन मार्शल के निर्देशन में 1921 में इसकी खुदाई करवाई। मतलब सर जॉन मार्शल जो कि एक अंग्रेज़ था, इसने एक विभाग बना रखा था जिसका नाम था पुरातत्व विभाग। और पुरातत्व विभाग का क्या काम था, ये पुरानी चीज़ों को खोजा करता था। 1921 में सर जॉन मार्शल ने निर्देश दिया, तो दयाराम साहनी ने यहाँ पर रिसर्च किया। दयाराम साहनी, आपसे अगर पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो आप कहेंगे सर जॉन मार्शल ने की। ठीक है, और सर जॉन मार्शल ने अपने खुद नहीं की, राय बहादुर दयाराम साहनी। ठीक है, तो किसने की अगर डायरेक्ट ये पूछा जाएगा तो आप कह देंगे भाई जिसने की उसका नाम तो राय बहादुर दयाराम साहनी है। लेकिन किसके नेतृत्व में की, किसके निर्देशन में की, तो सर जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने की 1921 में इस स्थान खुदाई करवाई। लगभग 1 वर्ष बाद 1922 में राखल दास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले के मोहनजोदड़ो में स्थित एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के समय एक और स्थान का पता चला। ठीक है, यहाँ पर क्या था कि 1921 में तो राय बहादुर दयाराम साहनी इसकी खोज कर रहे थे। 1922 में एक और अधिकारी थे यहाँ पर राखल दास बनर्जी,
ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में मोहनजोदड़ो, चूँकि मोहनजोदड़ो खोज तो राय बहादुर दयाराम साहनी कर चुके थे ना, वहीं पे ये काम कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि इनको एक और बौद्ध स्तूप मिल गया वहाँ पर, ठीक है, नया स्थान पता चला। इस नवीनतम स्थान के प्रकाश में आने के उपरांत यह मान लिया गया कि संभवतः यह सभ्यता सिंधु नदी घाटी तक ही सीमित है, अतः इस सभ्यता का नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। सबसे पहले 1921 में हड़प्पा नामक स्थान पर उत्खनन होने के कारण सिंधु सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी है। सबसे पहले कहाँ पर उत्खनन हुआ? हड़प्पा में। तो इसके क्या क्या नाम है? तो पहला तो सिंधु घाटी सभ्यता नाम है, क्यों? क्योंकि सिंधु नदी के आसपास विकसित हुई। दूसरा हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि पहला जो स्थान जो खोजा गया वो हड़प्पा था, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ गया। बाद में कालांतर में पिग्गट ने, एक इतिहासकार है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बता दिया। एक बड़ा साम्राज्य है, इसकी दो दो जुड़वा राजधानी है, एक तो हड़प्पा है और एक मोहनजोदड़ो है। जैसे कि मान लीजिए हमारा देश है प्यारा सा भारत, इसकी राजधानी दिल्ली, इसकी आर्थिक राजधानी मुंबई, इसकी सांस्कृतिक राजधानी बनारस, ऐसे ही जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। किसकी? आपने कहा हड़प्पा सभ्यता है सिंधु घाटी सभ्यता की। अब यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। तो सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं क्या है? तो बताया गया कि सिंधु घाटी सभ्यता में लोग जो है वो बड़े ही व्यवस्थित तरीके से घर वर बनाते थे। जैसे ये एक गली है, तो इस गली के दोनों तरफ वो अपना घर बनाएंगे, ऐसे गली के दोनों तरफ उनका घर रहता था अपना। एक घर यहाँ पे बना दिया, दूसरा घर अपना यहाँ पे बना दिया, तीसरा घर अपना यहाँ पे बना दिया, चौथा घर यहाँ पे बना दिया। ऐसे गली के इस पार भी घर बना देते थे, अच्छा अच्छा बनाते थे, मैं तो बेकार से बना रहा हूँ। और ये जो गली आगे जाती थी ऐसे ऐसे चली जाती थी अपना आगे, एकदम गली एकदम सीधी जाती थी बताया गया। और ये जो दूसरी गली इसको काटती थी वो ऐसे काटती थी, एकदम चौराहा जो होता था वो चौकोर होता था। और बताया गया ये जो घर थे इनके दरवाजे पीछे की तरफ होते थे, पीछे की तरफ से घूम के फिर आप आओ। मेन गली में आने के लिए पीछे की तरफ से घूम के आपको आना पड़ेगा। खिड़कियाँ होती थी गली की तरफ में, तो इससे क्या होता था कि आजकल देखते हैं ना दरवाजे गली की तरफ ही होते हैं, तो लोग क्या करते हैं दरवाजे खोल के और सारा सामान गली में रख देते हैं अपना। किसी ने कार खड़ी कर दी, किसी ने बाइक खड़ी कर दी, किसी ने अपनी भैंस बांध दी उस पर। मैं देखता हूँ कि अधिकतर गांव जो पिछड़े एरिया आज भी हमारे देश के हैं, जहाँ पर अभी लोगों की सोच उतनी डेवलप नहीं हुई है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनके घर के बाहर गली बनाई गई है। गली इसलिए बनाई गई गांव के लोग आराम से आ जा पाएँ, बढ़िया तरीके से सुविधा मिले। लेकिन लोग क्या करते हैं अपने घर के बाहर उसी गली में अपनी भैंस बांध देते हैं, अपनी गाय बांध देते हैं। कोई बाइक से आया, साइकिल से आया, मारी पूछ उसने घुमा के, और आपके नए कपड़े ख़राब हो गए, या फिर आप फिसल गए कहीं पानी में, कुछ हो गया। तो यहाँ पे ये हो गया एक तो गली का जो है यूज सही से नहीं हो रहा है, वहीं पानी फैलाए हुए हैं, वहीं दुनिया भर की गंदगी फैलाए हुए हैं, ये तो हाल है। ठीक है, तो ये पिछड़े हुए क्षेत्रों का यही हाल है। लेकिन हड़प्पा में ऐसा नहीं था, चूँकि दरवाजे इसमें आगे की तरफ थे नहीं, पीछे की तरफ थे, और गलियाँ एकदम सीधी होती थी, चौकोर गलियाँ एक दूसरे को काटती थी। ठीक है, तो ये मेन चीज़, हड़प्पा सभ्यता बहुत ही व्यवस्थित सभ्यता थी। देखने क्या क्या लिखा है। हड़प्पा सभ्यता के लोगों की नगर निर्माण योजना, ये लोग घर कैसे बनाते थे? तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के नगर सुव्यवस्थित योजना के आधार पर बनाए गए थे। इन नगरों की जनसंख्या बहुत अधिक थी, बहुत अधिक सघन थी। ऐसा नहीं कि जनसंख्या कम थी, खूब जनसंख्या थी। उनकी सड़कें सीधी और चौड़ी थी, सड़कें सीधी थी, चौड़ी थी। सड़क तो आज भी चौड़ी होती है, लेकिन लोग उसमें कब्जा कर लेते हैं। कोई बनिया, कोई दुकानदार क्या करता है, रोड के किनारे, गली के किनारे उसकी दुकान है, पूरी गली में अपना सामान फैला देगा वो। ठीक है, पूरी माँ बहन कर देता है। गुस्सा बहुत आता है मेरे को ये सब देख के। यह सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। समकोण मतलब एक सड़क ऐसे, मान लो एक सड़क सीधे, एक सड़क जा रही है ऐसे, तो इसको दूसरी जो आने वाली सड़क होगी वो एकदम सीधा काटेगी ऐसे। ठीक है, तिरछा में ऐसा नहीं होगी, एकदम सीधा। इसी को सड़क जो है समकोण पे काटती थी। मोहनजोदड़ो की मुख्य सड़क 10 मीटर से 33 मीटर तक चौड़ी होती थी। इतनी चौड़ी सड़क, 10 मीटर, खूब चौड़ी चौड़ी सड़कें होती थी। यहाँ से लेकर के सड़कें कितनी होती थी, खूब चौड़ी होती थी। 10 मीटर से लेकर 33 मीटर तक चौड़ी चौड़ी सड़कें होती थी। वहाँ के मकान सड़कों के किनारे बने थे। इन मकानों को बनाने में पक्की ईंटों का प्रयोग हुआ था। भाई पहला तो आपने समझ लिया कि यहाँ पर लोग क्या थे, लोग व्यवस्थित तरीके से रहते थे, बढ़िया घर बनाए थे, गलियाँ चौड़ी थी, सब कुछ था, और ये घर पक्की ईंट के बने थे। ये जरूर याद रखना है। आज कच्ची ईंट लगी थी कि पक्की, तो आप कहेंगे पक्की ईंटों के बने थे। कुछ मकान अनेक मंजिले भी होते थे, अनेक मंजिले। जैसे आजकल देखते हैं ना आप, 1 फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर लोग बनवा लेते हैं घर के ऊपर घर, ऐसे अनेक मंजिले होते थे। प्रत्येक मकान में कुआं और स्नानागार होता था। आज के समय में हमारे मकान में क्या होता है, या तो हैंडपंप होता है, या तो हम समरसेबुल लगवा देते हैं। भाई ज़्यादातर मकानों में समरसेबुल लगा होता है।
झंझटबाजी ख़त्म, लाइट आई, स्विच दबाया, भर गई टंकी, दिन भर नहाओ, पानी यूज करो। और अगर लाइट ना आई 2 दिन तो क्या होगा, वही इसका भी ध्यान रखो। हमारा जो देश है, खासकर यूपी बिहार, अगर पिछड़े क्षेत्रों की बात की जाए तो यहाँ पे क्या है, आंधी तूफान आ गया, लाइट चलेगी, 2 दिन तक लाइट ही नहीं आई, पानी भी नहीं है, भाई साहब ने समर लगवा रखा है, आप समर को कैसे चलाओगे? तो इसलिए हैंडपम्प भी होना चाहिए घर में एक, ठीक है। पहले तो कुआं होता था, बाल्टी भरो नहाओ आराम से, कुआं और स्नानागार होते थे। मोहनजोदड़ो में जल निकासी की व्यवस्था बहुत ही अच्छी थी, नालियाँ जो है अच्छी बनी थी। आजकल देखा होगा गांव में जो गली बनती है उसके किनारे नाली बनती है, उस नाली को बनाने में इतना घटिया मटेरियल यूज करता है ग्राम प्रधान या जो भी उसको बनवाता है कि वो नाली बनती बाद में टूट पहले जाती है। वो नाली बनी, फ़ोटो खींची उसकी, और किसी दिन साइकिल वाले ने नीचे उतार दिया साइकिल, गली से नीचे, वो नाली में ठोकर लग गई, वो नाली टूट गई साइकिल की ठोकर से, बाइक की ठोकर से तो टूट के बिखर गई, और ट्रैक्टर चढ़ गया तो वो चूर चूर हो गई। ये तो नाली का हाल है। जब नाली ठीक नहीं होगी, गली का पानी निकलेगा नहीं, घरों का पानी निकलेगा नहीं, पूरी गली में बेकार पड़ा रहेगा। नहीं, यही क्या है, पिछड़ेपन की निशानी है। लोग जो है पैसा खा जाते हैं और अव्यवस्था पूरी फैला के रखते हैं, ये बहुत ही पिछड़ेपन की निशानी है हमारी। क्या किया जाए? जल निकासी की अच्छी व्यवस्था थी, घरों की नालियों द्वारा निकलने वाला गंदा पानी एक बड़ी नाली में जाके गिरता था। पहले छोटी छोटी नालियाँ होती थी, फिर जाकर के जैसे नाला होता है ना उस तरह से उसमें मिल जाता था। तो यानी कि नगर बड़े अच्छे बसे थे, पक्की ईंट का प्रयोग हो रहा था, सीधी सीधी गलियाँ बनी हुई थी, नालियाँ बनी थी, समझ गए। भवन निर्माण, अब भवन निर्माण वही बात है, सिंध निवासी उच्च कोट के भवनों के निर्माता थे। उत्खनन से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर यह बात स्पष्ट रूप से कही जा सकती है कि भवनों को साक्ष्यों के आधार पर 2 भागों में विभक्त किया जा सकता था। एक तो राजकीय भवन एवं सार्वजनिक भवन, ठीक है, राजकीय और सार्वजनिक। दूसरे साधारण भवन। तो राजकीय मतलब जैसे सरकारी बिल्डिंग, आपके गांव में सरकारी बिल्डिंग जैसे पंचायत भवन बना हुआ है, स्कूल बना हुआ है। सार्वजनिक भवन जैसे कि मैरिज होम बना हुआ है जहाँ पर लोगों की शादियाँ हो जाती हैं, या फिर कोई अन्नागार है, गोडाउन है जहाँ पे सामान रखा जाता है। ये राजकीय भवन और सार्वजनिक भवन क्या था? तो सिंधु सभ्यता के मोहनजोदड़ो से एक विशाल भवन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इस भवन की लंबाई 71 मीटर, चौड़ाई भी संभवतः इतनी ही थी। नहीं, 71 मीटर लंबा, सोचिए 71 मीटर में लगभग आपका 150 फीट से ऊपर होगा। तो ये इतना लंबा एक भवन था, इसकी चौड़ाई भी खूब थी। इसमें एक विशाल कक्ष भी मिला था जिसकी छत 20 स्तंभों पर टिकी हुई थी। इसके फर्श पर कई चौकियां थी। इसका प्रयोग संभवतः बैठक के लिए होता था। क्या समझे आप? यहाँ पर कहा गया है कि मोहनजोदड़ो से एक बड़ा सा भवन मिला, उस भवन में चौकियां बनी होती थी, उस भवन में स्तंभ थे और 71 मीटर लंबा था। तो ऐसा भवन जहाँ चौकियां बनी हो, बड़ा सा रूम हो, तो वहाँ बैठक होती होगी। भाई गांव के लोग कोई समस्या के समाधान के लिए बैठते होंगे, गांव के लोग बैठक करके नई नई चीज़ों के बारे में सोचते होंगे। भैया आज के समय में क्या है, गांव हो चाहे शहर हो, हम लोग जो है आपस में एक दूसरे से बैर बनाए हुए हैं, एक दूसरे से दुश्मनी है। गांव की कोई समस्या, गांव का कैसे विकास हो, इस पर कोई विचार नहीं है। आज से पहले के लोग हम लोगों से ज़्यादा अच्छे थे। वो लोग गांव की समस्याओं को सुलझाने के लिए बैठक कर लेते थे, एक साथ बैठ के समस्या सुलझा लेते थे। जैसे आपने देखा होगा, गांव में सरकार रोड बनवा देती है गांव तक के लिए, या फिर गांव के अंदर की रोड बनवा देती है। गांव के लोग क्या करते हैं, उसी रोड के किनारे बढ़िया जो घर का कूड़ा वगैरह होता है ना, जानवरों का गोबर या फिर जो भी कूड़ा होता है, वो रोड के किनारे डाल देते हैं। वो इतना ऊंचा ऊंचा ढेर हो जाता है कि बाद में वो बह बह के बरसात होती गली में ही आने लगता है, रोड पे ही आने लगता है। तो क्या इस समस्या से निजात पाई जा सकती? बिल्कुल। गांव के सारे लोग बैठें, जो पढ़े लिखे लोग हों, जो समझदार लोग हों, बैठें, सब लोगों को बुलाया जाए एक बैठक हो। उस बैठक में कहा जाए कि भैया गांव का कोई भी आदमी सड़क के किनारे कूड़ा नहीं डालेगा। अगर आपको डालना भी है तो गहरा गड्ढा बनाइए जिससे कि सड़क पर वो कूड़ा ना आए। तो कितना स्वच्छ गांव होगा। कहा जाए कि गांव के सभी लोग देखेंगे कि जो भी गांव की सड़क है, उस गांव की सड़क के किनारे किनारे हम लोग पौधे लगाएंगे और पौधों की रखवाली के लिए उनका एक इंतजाम करेंगे। तो कितना अच्छा हो जाए, गांव अच्छा लगेगा कि नहीं? गांव के सभी लोग मिलकर इंतजाम करें कि गांव में स्ट्रीट लाइट कम है, रात होते ही अंधेरा छा जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे कि प्रधान के यहाँ जाके, सरकार के पास जाके हम लोग शिकायत करेंगे और कहेंगे कि साहब हमारे गांव में सोलर लाइट लगवाई जाए। तो लग जाएगी लाइट आपके गांव में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इस तरीके से मीटिंग करके समस्याओं को सुलझाया जा सकता है। लेकिन आजकल मीटिंग नहीं होती है। हमारे दरवाजे पर तुमने कूड़ा फेंका तो हम तुम्हारे दरवाजे पर पूरा ट्रॉली कूड़ा पलट देंगे, यही हाल चलता है भैया। तो चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं। दुर्ग। दुर्ग का मतलब क्या हो गया? ये ऊंचा भवन है जहाँ
राजा लोग रहते हैं। राजा मतलब जो शासक है उस समय का, वो दुर्ग में ही तो रहेगा, वैसा तो नहीं झोपड़ी बना के रह लेगा। अब तो विकसित हो गया ना, जब बढ़िया नगर बना हुआ है, बढ़िया बड़े बड़े मकान हैं, तो वो झोपड़ी में क्यों रहेगा। वो तो पाषाण काल में आपने देखा था ना, इंसान झोपड़ी में रहता था, अब नहीं रहता, अब तो दुर्ग बनाता है। नगर के पश्चिमी टीले पर संभवतः सुरक्षा हेतु एक दुर्ग का निर्माण किया हुआ था। मतलब जो दुर्ग था वो पश्चिम की तरफ बना हुआ था, ये भी याद रखिएगा। नहीं, पश्चिमी टीला पश्चिम की तरफ, और ये दुर्ग का निर्माण था सुरक्षा के लिए, जिसकी उत्तर से दक्षिण की ओर लंबाई 460 गज, पूर्व से पश्चिम की ओर लंबाई 215 गज थी। व्हीलर एक जो है उस समय के इतिहासकार हैं, व्हीलर द्वारा इस टीले को माउंट एबी नाम दिया गया। कौन सा नाम? माउंट एबी नाम दिया गया। दुर्ग के चारों ओर करीब 45 फीट चौड़ी एक सुरक्षा प्राचीर का निर्माण किया गया था। मतलब दुर्ग के चारों ओर 45 फीट चौड़ी एक प्राचीर थी, जिसमें जगह जगह पर फाटक और रक्षक गृह का निर्माण किया गया था। मतलब समझ लीजिए, उसमें फाटक लगे हुए थे, उसमें रक्षक गृह का मतलब जो गार्ड है वो खड़े रहेंगे, देखेंगे बाहर से कोई आ तो नहीं रहा। दुर्ग का मुख्य प्रवेश मार्ग उत्तर एवं दक्षिण दिशा में था। उत्तर दिशा में और दक्षिण दिशा में इसका मुख्य प्रवेश मार्ग था, दो तरफ इससे आ जा सकते थे। दुर्ग के बाहर उत्तर की ओर 6 मीटर ऊंचे एफ नामक टीले पर पकी ईंटों से निर्मित 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हैं, जिनमें से प्रत्येक चबूतरे का व्यास करीब 3.2 मीटर है। चबूतरे के मध्य में एक बड़ा छेद है जिसमें लकड़ी की ओखली लगी थी। इन छेदों से जौ, जले गेहूँ, भूसी अवशेष मिले हैं। तो यहाँ पर क्या होता होगा, इसी टीले पे जाके लोग अनाज अपना साफ करते होंगे। भाई टीला बना दिया गया, ऊंचा सा पक्का टीला बना दिया, अब वहाँ धान साफ कर लीजिए, धान को कूट लीजिए, उसका छिलका निकाल कर उससे चावल बना लीजिए, गेहूँ साफ कर लीजिए, तो वही टीले बने हुए थे। इस क्षेत्र में श्रमिक आवास के रूप में 15 मकानों की 2 पंक्तियाँ मिली हैं। जैसे आपने देखा होगा ना आज के समय में भी, जहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनती हैं तो पास में झोपड़ी टाइप का भी कुछ बन जाता है जहाँ मजदूर वगैरह रहते हैं। तो 15 मकानों की छोटे छोटे मकानों की 2 पंक्तियाँ मिली, जिसमें 7 मकान उत्तरी पंक्ति में तथा 8 मकान दक्षिणी पंक्ति में मिले हैं। प्रत्येक मकान में एक आंगन एवं करीब 2 कमरे अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं। ठीक है, आंगन और 2 कमरा, जैसे 2 BHK का फ्लैट था भैया, आंगन 2 कमरा क्या हो गया, 2 BHK का फ्लैट। मजदूर रहते थे। तो आजकल जो भी शहर में 2 BHK में रह रहे हैं, अपने आप को बहुत बड़ा वो ना समझें, मजदूरी है ये एक तरह से। ठीक है, 2 BHK मतलब क्या होता है, बेडरूम, हॉल, किचन। तो बेडरूम, हॉल का मतलब वही हो गया बरामदा। ये मकान आकार में 17 × 7.5 मीटर के थे। बताओ, इतने बड़े बड़े मकान थे ये। ठीक है, ये ऐसे फ्लैट की तरह नहीं थे, छोटे छोटे कबूतर खाना। चबूतरे के उत्तर की ओर निर्मित अन्नागारों की 2 पंक्तियां मिली, जिसमें प्रत्येक पंक्ति में 6-6 कमरे निर्मित हैं। दोनों पंक्तियों के मध्य करीब 7 मीटर चौड़ा रास्ता बनाया गया था। प्रत्येक अन्नागार करीब 15 मीटर लंबा और 6 मीटर चौड़ा था। कहने का मतलब क्या है कि भाई यहाँ पे अन्नागार भी मिला है। अन्नागार मतलब गांव में जो उपज होती होगी तो उसको रखने के लिए सेफ्टी से कमरे बनाए गए थे, और कमरों के बीच में रोड बनाई गई थी, जिससे कि आसानी से लोग अपना सामान रखें और ले जा सकें। कितना बेहतरीन उस समय जो है इंतज़ाम था मोहनजोदड़ो का। साधारण भवन जिसमें आम जनता रहती थी, पब्लिक रहती थी। साधारण भवन का प्रयोग जन सामान्य लोग करते थे। यह आवश्यकता अनुसार छोटा या बड़ा बनाया जा सकता था। भाई जैसी ज़रूरत है वैसा बना लो, ये तो हम लोग जैसा बनाना चाहें, पब्लिक आज भी वैसा बनाती है। ये 1 या 2 मंजिल के भी हो सकते थे। ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ियों का निर्माण किया जाता था। दीवारें व छत लकड़ी के बने होते थे। दीवारें बहुत मोटी बनाई जाती थी। भवनों में खिड़कियां, रोशनदान, दरवाजे, रसोई घर, कुआं, स्नान गृह आदि होते थे। यानी कि जैसे आज बने वैसे बने होते थे। बस यहाँ पर स्नान गृह हम बोल रहे हैं किसको, बाथरूम को, रसोई घर किचन को, दरवाज़ा तो आज भी होता है, रोशनदान भी होता है, खिड़की। तो यहाँ पर क्या है कि कुआं नहीं होता आज के समय में। आज के समय में या तो समरसेबल होगा या हैंडपम्प होगा। फर्श को ईंट, खड़िया एवं गारे से बनाया गया था। मतलब फर्श को ईंट बिछा के उसमें खड़िया वड़िया गारा करके चिकना किया गया था। भवनों से जल निकास की उचित व्यवस्था थी। घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर न खुलकर गलियों की ओर खुलते थे। ये देखिए मेन पॉइंट जो हम आपको पहले बता चुके हैं, घर के दरवाजे मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे, पीछे की ओर खुलते थे, गलियों की ओर खुलते थे, जिससे कि सड़क पूरी चौड़ी दिखे, साफ सुथरी दिखे। कितना बेहतरीन मैनेजमेंट था। लोग शायद बात मानते होंगे, एक दूसरे की मिल के चलते होंगे। विशाल स्नानागार देख लीजिए। यह स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। पहला तो यही सवाल, ये जो विशाल स्नानागार है कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से। स्नानागार मतलब स्विमिंग पूल नहीं, वो एक गाना है ना, गाना मुझे याद नहीं आ रहा है, किसी को अगर याद आ रहा हो सुना दो। हाँ, स्विमिंग पूल बनवाने पे एक गाना है,
तो ये विशाल स्नानागार क्या है, स्विमिंग पूल समझ लीजिए, जिसकी लंबाई कितनी है 55 मीटर, चौड़ाई 33 मीटर, और ये इतना लंबा चौड़ा स्नानागार यानी स्विमिंग पूल है तथा बाहरी दीवारों की मोटाई 3 मीटर है। इतना मोटी मोटी दीवारें बना के इसमें पानी भरा गया है। इसके आंगन के मध्य में एक स्नान कुंड 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा, 24 मीटर गहरा है। इसको याद रखो भाई। मेन चीज़ क्या है, कहाँ से मिला, मोहनजोदड़ो से मिला। लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो लंबाई इसकी 55 मीटर, चौड़ाई इसकी 33 मीटर, इतना याद रखो। चारों ओर बरामदे, गैलरियाँ और कमरे हैं। बरामदे, गैलरी, कमरे, जहाँ आराम से बैठो स्विमिंग पूल के किनारे। इसके किनारे की दीवारें इतनी मजबूत बनी है कि लगभग 5000 वर्ष का समय भी इन्हें हिला नहीं सका है, इतना मजबूत है। इस स्नान कुंड को भरने के लिए पास ही एक कुआं है। इस स्नान कुंड के साथ एक हमाम भी है, जिससे यह प्रमाणित होता है कि स्नान के लिए जल गर्म करने के लिए व्यवस्था से भली भांति परिचित थे। पानी गर्म करके नहाते थे भाई। इस स्नानागार के दक्षिण पश्चिम की ओर 8 स्नानागार और बने हैं, जिनका प्रयोग स्नान के लिए महिलाओं द्वारा किया जाता होगा। थोड़ा प्राइवेसी के लिए यहाँ पर बने हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ये हो गया आपका स्विमिंग पूल। अब है अन्नागार। सिंधु सभ्यता का अन्नागार इस सभ्यता की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। अन्नागार की लंबाई है 48 मीटर, चौड़ाई है 7 मीटर, ठीक है। संभवतः यहाँ गांव से जो लोग थे वो अनाज लाते थे और उनको इकट्ठा कर लेते होंगे, ठीक है। चलिए, और आपातकाल में इसका यूज करते होंगे। अब सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन, इनके लोगों का सामाजिक जीवन, वेशभूषा, गृहस्थी, मनोरंजन के साधन, पशुपालन, वस्त्र निर्माण, तो ये सब समझेंगे अगले लेक्चर में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही मज़ेदार चैप्टर है ये। आपको देखने को मिल रहा होगा कि आज से भी ज़्यादा अच्छे तरीके से, व्यवस्थित तरीके से वो नगर बसा हुआ था, ठीक है। तो कल के लेक्चर में इसके आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।